हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएस एजुकेशन। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में कॉरपोरेट गवर्नेंस के वन लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। आशा करती हूँ आप सब ने पहले वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने ऑडिटिंग के और प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के वन लाइनर क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में मेरी वो वीडियो मिल जाएंगी, आप जाकर वहाँ पर वो वीडियो देख लेना। और स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसीज ऑल्सो नोन एज। रेटिंग एजेंसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? CRA। CRA की फुल फॉर्म क्या रहेगी? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। रेटिंग एजेंसी को क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी कहा जाता है। LODR की फुल फॉर्म क्या है? लिसनिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, ये फुल फॉर्म अच्छे से लर्न कर लो, ये एग्जाम में आ सकती है, इम्पोर्टेंट है ये। लिसनिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। NFRA की फुल फॉर्म क्या रहेगी? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA की फुल फॉर्म रहेगी। CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कौन से शेड्यूल में आती है? ये आती है हमारी शेड्यूल 7 सेक्शन 135 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। CSR कौन से शेड्यूल में आती है? शेड्यूल 7 और सेक्शन क्या रहेगा हमारा? 135। और 2% ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, ये हमारे जो पिछले लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट रहेगा उसका 2% होता है CSR, जो शेड्यूल 7 सेक्शन 135 के अंतर्गत आता है। CSR की फुल फॉर्म क्या रहेगी? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। ग्लोबलाइजेशन एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस का आपस में क्या संबंध होता है? ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। डैश को अक्सर मौलिक अवधारणाओं और मूल्यों के समुच्चय के आधार पर संगठन के प्रबंधन एवं परिणाम हासिल करने में शानदार पद्धतियों के रूप में व्याख्या की जाती है। आंसर क्या रहेगा? कॉरपोरेट एक्सीलेंस। डैश प्रणाली कॉरपोरेट गवर्नेंस को एक ऐसी प्रणाली के रूप में पेश करता है जहां निर्देशक मंडल प्रिंसिपल्स एजेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए निगरानी उपकरण है। प्रिंसिपल यहाँ शेयर धारक होते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स, और एजेंट होते हुए हमारे मैनेजर्स होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी कॉरपोरेट गवर्नेंस को एक ऐसी प्रणाली के रूप में पेश करती है जहां निर्देशक मंडल प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए निगरानी उपकरण है। एजेंसी थ्योरी। प्रिंसिपल यानी शेयर होल्डर्स, एजेंट यानी मैनेजर्स। मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में जो भी झगड़े वगैरह होती है उनको नियंत्रित करने के लिए एजेंसी थ्योरी बनाई गई है। डैश किस सिद्धांत के अनुसार मैनेजर्स शेयर होल्डर्स के लिए काम करते हैं? कौन सी थ्योरी है वो? स्टीवर्डशिप थ्योरी। कौन सी है? स्टीवर्डशिप थ्योरी के अनुसार मैनेजर शेयर होल्डर के लिए काम करते हैं। किस थ्योरी में शेयर होल्डर के लिए मैनेजर काम करते हैं? स्टीवर्डशिप थ्योरी के अनुसार।
डैश सिद्धांत के अनुसार कंपनी के पक्षकारों के व्यापक समूह के प्रति जिम्मेदारी होती है। स्टेक होल्डर थ्योरी। स्टेक होल्डर थ्योरी में 2 टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल स्टेक होल्डर्स कौन कौन से होते हैं? ओनर, एम्प्लॉयज, मैनेजर। इंटरनल स्टेक होल्डर्स में कौन कौन शामिल है? ओनर, एम्प्लॉयज और मैनेजर। और एक्सटर्नल में सोसाइटी, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, कस्टमर। स्टूडेंट्स आपसे क्वेश्चंस में पूछ सकते हैं कि स्टेक होल्डर के इंटरनल में कौन कौन शामिल है। आपको 3 ऑप्शन दे देंगे और एक एक्सटर्नल का ऑप्शन दे देंगे। उनमें से पूछ सकते हैं कि कौन सा इंटरनल का पार्ट नहीं है। ऐसे ही एक्सटर्नल के दे देंगे और इंटरनल का पूछ लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये अच्छे से लर्न कर लेना। डैश मॉडल को कारोबारी नेटवर्क मॉडल के नाम से जाना जाता है। जापानी मॉडल को कारोबारी नेटवर्क मॉडल के नाम से जाना जाता है। डैश मॉडल का संबंध पक्षकारों के व्यापक समूह से होता है, जिनमें कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, शेयरधारक शामिल होते हैं। कौन सा मॉडल है वो? जापानी मॉडल। मिनिमम एज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितनी होती है? 21, 21 एज। डैश मॉडल में 2 स्तरीय बोर्ड प्रणाली होती है। कौन से मॉडल में होती है? जर्मन मॉडल में 2 स्तरीय प्रणाली होती है। एक प्रबंधन बोर्ड और सेकंड होती है निरीक्षक बोर्ड। डैश शेयरधारकों, ऋणदाताओं, नियोक्ताओं, सरकार आदि के विविध हितों को मान्यता प्रदान करता है। इसे लाने के लिए गवर्नेंस की नई अवधारणा केवल विविध कॉर्पोरेट हितों की पूर्ति के लिए आवश्यक है। कौन सी है वो? गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में शामिल किया जाता है किसको? फर्स्ट है रिस्पेक्टिंग द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स को। सेकंड, इक्विटेबल ट्रीटमेंट टू शेयर होल्डर्स। थर्ड है स्ट्रिक्ट कॉम्प्लियंस। और फिफ्थ फोर्थ है फेयरनेस। ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में शामिल किए जाते हैं। इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इफेक्टिव गवर्नेंस की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओईसीडी प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फर्स्ट है द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स एंड बाय ओनरशिप फंक्शन। सेकंड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। थर्ड है डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। एजेंसी थ्योरी किसने दी थी? अल्जियन और डेमसेल्स ने। एजेंसी थ्योरी किसने दी थी? अल्जियन और डेमसेल्स ने। किसी पब्लिक कंपनी के शेयरों, बॉन्ड या शेयर का किसी व्यक्ति द्वारा व्यापार करना जिन शेयरों की जानकारी गैर सार्वजनिक हो, उसको क्या कहते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में डालना स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को। इनसाइडर ट्रेडिंग कौन से होते हैं? जो किसी पब्लिक कंपनी के शेयरों का किसी व्यक्ति द्वारा व्यापार करना जिन शेयरों की जानकारी गैर सार्वजनिक हो, उनको कहते हैं हम इनसाइडर ट्रेडिंग। अनऑथोराइज्ड ट्रेड का दूसरा नाम क्या है? इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग को हम अनऑथोराइज्ड ट्रेड भी कहते हैं। डैश का मतलब ऐसी जानकारी से है जिसका कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध हो और इस जानकारी का प्रकाशित होना कंपनी के शेयरों को प्रभावित कर सकता है। वो होती है हमारी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन।
इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल कौन करता है? सेबी। स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में सेबी की फुल फॉर्म बताइए। आशा करती हूँ कि सेबी की फुल फॉर्म तो सभी स्टूडेंट्स को लर्न होगी। पूंजी बाजार में कारोबार में उपयोग आने वाले शेयरों की रेटिंग कहलाती है इक्विटी रेटिंग। ऐसी रेटिंग जो किसी देश की सरकार के ऋण के भुगतान से जुड़ी है उसको क्या कहते हैं हम? सोवरिन रेटिंग। व्यापार का प्रारंभिक डिस्क्लोजर किसके द्वारा किया जाता है? प्रमोटर की मैनेजमेंट डायरेक्टर, इनके द्वारा व्यापार का प्रारंभिक डिस्क्लोजर किया जाता है। कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से दिए गए ट्रेडिंग टाइम को कहते हैं ट्रेडिंग विंडो। ट्रेडिंग विंडो किसे कहते हैं? कंपनी द्वारा जो स्पष्ट रूप से टाइम दिया जाता है, ट्रेडिंग टाइम दिया जाता है, उसको हम ट्रेडिंग विंडो कहते हैं। सोशल मॉडल का दूसरा नाम है एंग्लो अमेरिकन मॉडल, या फिर ये पूछ सकते हैं कि एंग्लो अमेरिकन मॉडल का दूसरा नाम क्या है? सेक्शन मॉडल। एंग्लो अमेरिकन मॉडल के अंतर्गत क्या होता है स्टूडेंट? इसमें शेयर होल्डर के हितों पर जोर दिया जाता है। कौन से इसमें क्वेश्चंस क्या बनता है? कौन से मॉडल में शेयर होल्डर्स के हितों पर जोर दिया जाता है? तो कौन सा मॉडल है? एंग्लो अमेरिकन मॉडल। इसमें शेयर होल्डर्स, मैनेजर्स और डायरेक्टर ये तीनों मिलकर ट्राइंगल बनाते हैं। ये क्वेश्चंस भी आ सकता है स्टूडेंट्स कि एंग्लो अमेरिकन मॉडल में ट्राइंगल कौन कौन बनाते हैं? तो शेयर होल्डर्स, मैनेजर और डायरेक्टर। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में डालना। डैश का मॉडल में कानून निकाय की वर्तमान गतिविधियों में हस्तक्षेप करने में शेयरधारकों के अधिकारों पर पाबंदी लगाता है। कौन सा मॉडल है ये? जापानीज मॉडल। स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बाकी जो स्टूडेंट्स मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और सभी स्टूडेंट्स वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक और शेयर करें और वीडियो के नीचे कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ ए स्मॉल बिजनेस इज वन विद और फेवर एम्प्लॉयज। होते हैं हमारे 50। स्मॉल बिजनेस में कितने होते हैं? 50। और मीडियम बिजनेस में होते हैं हमारे 250। इंडियन मॉडल एंग्लो अमेरिकन और जर्मन मॉडल पर आधारित है। इंडियन मॉडल हमारा कौन से मॉडल पर आधारित है? एंग्लो अमेरिकन और जर्मन मॉडल, इन दोनों पर हमारा इंडियन मॉडल आधारित है। इंडिया में प्राइवेट कंपनी में जर्मन मॉडल को फॉलो किया जाता है। इंडिया के अंदर प्राइवेट कंपनी में किस मॉडल को फॉलो किया जाता है? जर्मन मॉडल को। डैश एक मध्यवर्ती संगठन है जो निवेशकों को लाभ प्रदान करने वाली सेवाएं प्रदान करते हैं। उसको क्या कहते हैं हम? गेटकीपर। गेटकीपर एक ऐसी मध्यवर्ती संगठन है जो निवेशकों को लाभ प्रदान करने वाली सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे संगठन जो बड़ी धनराशि जुटाते हैं और इन धनराशियों को कंपनियों में निवेश करते हैं उनको क्या कहते हैं हम? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स।
ESOP, ESOP की फुल फॉर्म क्या रहेगी हमारी? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ESOP की फुल फॉर्म क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। क्रेडिट रेटिंग की प्रोसेस क्या है हमारी? फर्स्ट, रिक्वेस्ट फॉर रेटिंग बाय एन इश्योर। सेकंड, signing of agreement. Third, forming a rating team. Fourth, collecting and analyzing information. Fifth, preparation of rating report. Sixth रहेगी हमारी communicating rating to company। और सेवेंथ है क्रेडिट रेटिंग रिव्यूज। ये हमारी किसकी प्रोसेस रहेगी? क्रेडिट रेटिंग प्रोसेस। भारत की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी है? क्रिसिल। क्रिसिल की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1988 को। और ये आईसीआईसीआई और यूटीआई द्वारा स्थापित किया गया था क्रिसिल। क्रिसिल का हेडक्वार्टर या हेड ऑफिस कहाँ रहेगा? मुंबई में। याद रखना स्टूडेंट्स, पहली रेटिंग एजेंसी कौन सी थी इंडिया की? क्रिसिल। आईसीआरए की इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आईसीआरए की फुल फॉर्म क्या रहेगी? इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1991 में। और इसका हेड ऑफिस रहेगा न्यू दिल्ली में। CARE केयर क्रेडिट एनालाइज एंड रिसर्च लिमिटेड। स्थापना कब हुई थी? 1993 में आरबीआई के द्वारा। डैश रेटिंग एजेंसी एक इंटरनेशनल एजेंसी है। कौन सी रेटिंग एजेंसी है वो? फिच रेटिंग इंडिया लिमिटेड। ये हमारी इंटरनेशनल एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 4 श्रेणी में। फर्स्ट, उच्च निवेश ग्रेड। सेकंड, निवेश ग्रेड। थर्ड, अनुमान ग्रेड। और फोर्थ रहेगी हमारे घटिया ग्रेड। क्रेडिट रेटिंग को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? 4 में। डैश का अर्थ संस्था द्वारा ऐसे सदस्यों का प्रकटीकरण करना है जिनके पास संस्था में विशेष अधिकार है और वह उन अधिकारों का लाभ उठाकर संगठन में गैर कानूनी अनैतिक कार्य करता है। उनको क्या कहते हैं हम? विशल ब्लोइंग। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। उनको अच्छे से देखना स्टूडेंट और याद करना। इनमें से एक ना एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। डैश एक विशल ब्लोइंग प्रोसेस होती है जिसमें संस्था के भीतर होने वाले गलत कार्यों की या गैर कानूनी कार्यों की सूचना बाहरी सूत्रों से मिलती है। उसको क्या कहते हैं हम? एक्सटर्नल विशल ब्लोइंग। मतलब कि जो भी हमारी संस्था के भीतर गैर कानूनी कार्य हो रहे हैं उनकी सूचना किसी बाहर के बंदे से या संस्था से पता चले, उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल विशल ब्लोइंग। और वही सूचना अगर हमें अंदर से ही या किसी कर्मचारी या मैनेजर के द्वारा पता चले तो उसको कहेंगे हम इंटरनल विशल ब्लोइंग। एक ऐसी विशल ब्लोइंग प्रोसेस जिसमें विशल ब्लोअर की पहचान को गुप्त रखा जाता है वह कहलाती है एनोनिमस विशल ब्लोइंग। हिंदी में बोलेंगे इसको गुमनाम विशल ब्लोइंग। ऐसा विशल ब्लोअर जिसकी पहचान को गुप्त रखा जाता है उसको कहेंगे एनोनिमस विशल ब्लोइंग। कौन सी विशल ब्लोइंग में आरोप संस्था के खिलाफ न होकर बल्कि किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है उसको कहेंगे हम पर्सनल विशल ब्लोइंग।
उद्योग में हो रहे गलत कार्यों का प्रकटीकरण करती है। कॉर्पोरेट विशल ब्लोइंग और सरकार में हो रहे गलत कार्यों का प्रकटीकरण करते हैं, उसको कहेंगे हम गवर्नमेंट विशल ब्लोइंग। विशल ब्लोअर एक्ट पास किया गया था हमारा 2011 में, कानून बना था विशल ब्लोअर का। ये लोकसभा में पास हुआ था 2011 में और राज्यसभा में पास हुआ था फरवरी 2014 में। भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस की पहल किसने की थी? आंसर रहेगा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और सेबी ने। सेबी की फुल फॉर्म क्या रहेगी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के क्वेश्चंस थे। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।